जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं आपको एक गेस्ट पेपर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपके मेन ग्रुप्स में भी भेज दूँगा एहतियातन और एग्ज़ाम प्रेप ग्रुप्स में भी, ठीक है? P2 के लिए, इट्स जस्ट फॉर P2 राइट नाउ। अब आपने क्या करना है, उस हर क्वेश्चन का कोई 15 माइक्रो के क्वेश्चंस हैं और कोई 15 मैक्रो के क्वेश्चंस हैं, तो 30 क्वेश्चंस टोटल हैं और उसमें मैं सब क्वेश्चंस के हर पार्ट के वॉइस नोट्स बना बना के आप लोगों के एग्जाम प्रेप ग्रुप में लोड कर दूंगा। इट्स अप टू यू कितना अच्छा उसको प्रिपेयर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर मुश्किल लग रहे हैं तो उसको रीडू करें, खुद लिख के करें। उसमें मेरी कोशिश है कि इलास्टिसिटी पे बड़ा फोकस किया है, टैक्स इंसिडेंस पे फोकस किया है, जो क्वेश्चन बच्चों को ज़रा मुश्किल लगते हैं और जिनका मुझे फील हो रहा है कि वो आने का चांस है। एक्सचेंज रेट पे बहुत काम किया है। आज ही मैं आपको गेस्ट पेपर भेज दूंगा और आज रात भी कुछ भेज दूंगा और कल तक कोशिश होगी मेरी कि मैं सारे वॉइस नोट आपके एग्जाम प्रेप ग्रुप पे लगा दूँ। ऑल गुड जी, सबको क्लियर हो गया? एंड इट्स कॉम्प्रिहेंसिव, सो देयर इज अ गुड चांस कि उसमें से कुछ ना कुछ आपको मतलब कि सेक्शन बी में भी मिलेगा, सेक्शन सी में भी। सेक्शन बी और सी का ही गेस किया जा सकता है, ए का गेस नहीं किया जा सकता। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। हमने कल का पेपर कोई बच्चा मुझे याद दिलाएगा, मई जून 2022 वेरिएंट 23 था ना शायद? वेरिएंट 3, जी जी बेटे। औसम, आप जो है मैं आपको ना लिंक भेज देता हूँ आपको और दूसरा जो है अपना वो पता नहीं गायब कहाँ है, हमजा रहमान। आप दोनों ज्वाइन कर लें फटाफट ना, वो ताकि एग्जाम प्रेप ग्रुप में मैं एक ही बार भेजूँ। A2 वाले में भेजा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके बाद सारा कुछ भेज दूंगा, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट जी। समर 22 वेरिएंट 23, ये पेपर हम कल काफ़ी सारा कर चुके थे और थोड़ा सा टाइम खत्म हो गया था। मैंने कहा था कि कल कर देंगे सेक्शन, उसके पार्ट ए सारे कर लिए थे और सिर्फ पार्ट बीज एक दो रहते थे, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। इस साथ में मैं एहतियातन मार्क्स स्कीम भी खोल रहा हूँ ताकि हम उसको रेफर कर सकें आफ्टर वी हैव सॉल्व दोज क्वेश्चंस। राइट जी, सो वी वर ऑन सेक्शन बी। उस जमाने में सेक्शन सी नहीं होता था। हाँ 21 निकाल लिया मैंने, नहीं नहीं नहीं, 22 का पेपर होना चाहिए। हाँ समर 22 वेरिएंट 23, या मैंने गलत पेपर करवा दिया था? एक सेकंड, मुझे लगता है मैंने यही करवाया था। देखिए ज़रा पेपर को एक बार प्लीज़ और मुझे कंफर्म कीजिएगा। 21 का था ना? हाँ, मुझे बाद में एहसास भी होता कि 21 का करवा दिया इंस्टेड ऑफ 22, तो कोई बात नहीं। हाँ कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज इट्स द सेम सिलेबस पेपर, कोई हर्ज नहीं है। तो इसकी ही हम मार्क्स स्कीम निकाल के जल्दी से दोबारा देख लेते हैं सारा कुछ। चलें अब हम चलते हैं पेपर पे। एंड वी वर एट, हाँ वही पेपर है जी। क्वेश्चन 3 का बी किया था हमने? नहीं किया था। और क्वेश्चन 4 का बी भी हमने नहीं किया था। दैट इज, यस यस यस, बताएं बेटे। कब का कर लिए? नहीं, मैंने जून से अपने वेरिएंट से स्टार्ट किया था। फरवरी मार्च वाला 22 नहीं करवाया था, सही कह रहे हो आप। या वो करवा देंगे इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली बेटे, जितने तरतीब से पेपर करवाते जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 3B। Discuss whether an increase in aggregate demand would be of overall benefit for an economy. अब तसल्ली से बच्चों सोचो इसमें। नॉलेज एंड एनालिसिस के 8 मार्क्स मुझे कोई बच्चा बताए, जैद आप बता दें कैसे हासिल होंगे, तसल्ली से बताइएगा। इलेबोरेट करेंगे क्योंकि जारी बात है, डिटेल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आगे। नहीं, आप मुझे आंसर ना दो, मुझे सिर्फ मार्क्स स्कीम बताओ। अप टू 4 फॉर व्हाट, अप टू 4 फॉर व्हाट, इस तरह करके। हाँ जी।
तो उसमें एनालिसिस में कैसे उसको ब्रेक डाउन करोगे, अप टू 4 फॉर व्हाट एंड अप टू 4 फॉर व्हाट? बिल्कुल सही, अप टू 4 फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एंड अप टू 4 फॉर प्रॉब्लम्स दैट एन इकोनॉमी फेस। एब्सोल्युटली, इसमें जो बच्चा ग्राफ बना गया बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा, वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाला और एग्रीगेट डिमांड की शिफ्ट्स वाला, उसमें आप इवैल्यूएशन बहुत अच्छी कर सकोगे। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? मैं एक बार फिर वो ग्राफ भी आज बना दूंगा जस्ट फॉर योर टोटल कॉन्फिडेंस। चलिए लेट्स नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस पेपर क्वेश्चन। सॉरी, मुझे एक बार फिर देखो, बहुत बच्चे मैसेज करें, मेरे ख्याल में अब वो आ गए हैं क्लास में, लेकिन या अच्छा एक शाहूद भी रहते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, discuss whether increase in aggregate demand would be of overall benefit for an economy. So let's start with a random kid. Let's say Shahud, आपका माइक चल रहा है बेटे? देर नहीं लगाएं शाहूद। नहीं, इनका शायद नहीं चल रहा माइक। चलें, I'll go to ईशा इमरान, is your mic working बेटे? यू गाइस आर नॉट हेल्पिंग मी आउट। अगर जल्दी से जवाब दे दोगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। चलें, आई विल गो टू फातिमा साकिब हु आई नो विल आंसर। जी फातिमा साकिब, माइक ऑन करें, ज़रा एग्रीगेट डिमांड को अच्छा सा इंट्रोड्यूस करा दें। सिर्फ डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन भी दें, ज़रा इंट्रोड्यूस करा दें। और फिर लिख देना, इट मीन्स कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, या नेट एक्सपोर्ट्स, या वेरी गुड। इनकी डेफिनेशन में एक थोड़ी सी गलती थी, उन्होंने डिमांड कर्व का वर्ड बोला है और टोटल डिमांड बोला है, तो इसको अगर आप कर लें, इट्स अ टोटल स्पेंडिंग goods and services produced within a country's economy over a period. It has four components. फॉर्मूला लिख दो, फिर उनके नाम बता दो। ठीक हो गया। अब जी, अ, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को मेसअप कर देते हैं अपनी लियाकत शो करने के लिए, अपनी नॉलेज शो करने के लिए, कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी क्यों। बेटे एक मार्क भी नहीं मिलेगा इसका। बहुत दिल कर रहा है कोई एक आधी रीजन बता दो कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए कुछ, लेकिन देर इज नो लिंक ना, वो कह रहा है उसका रिजल्ट बताओ। ठीक है, तो अब हम फायदे देखते हैं, पहले सिंपल रखते हैं, बाद में वैल्यूएशन की बात करेंगे। अगर एक इकोनॉमी का, एक कंट्री का एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होता है, मुझे बताएं उसको क्या क्या फायदे आते हैं, तसल्ली से जरा सोच समझ के बताएं। तो ये कैसी डिक्रीज होती है प्राइस लेवल, वैसे बोलना था प्राइस लेवल। प्राइस लेवल तो बढ़ता है बेटे, इन्फ्लेशन आती है। तो क्या कह रहे हो? हाँ, तो लेट्स स्टार्ट बड़े सुकून से। शाबाश, अब सही जा रहे हैं आप लोग, चलते जाएं। 4 मार्क्स लेने हैं। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी हो जाती हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। यस, करंट अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट तो नुकसान है, डोंट डोंट गो देयर। अच्छा जी, चलिए आप खामोशी से जरा सुन लें, मैं इसको आर्टिकल, सॉरी सॉरी, टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर सकते हो, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम करने की बात कर सकते हो। लेट्स गो वेरी स्लोली। जी जी जी, बिल्कुल करेंगे, मैं वही बताने लगा था कि इसको एंड तक कैसे ले जाना है। अब तसल्ली से बेटे आंसर सुन लो, यू गाइस डिड वेरी वेल। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स will lead to shift of aggregate demand curve to the right. As a result, national income will increase, GDP will rise, and economic growth will increase. ठीक है? Alongside that, unemployment will fall because to meet the increase in aggregate demand, workers will need to be hired, firms will expand, hire more workers. As a result, unemployment will reduce.
This will generate greater incomes for the masses of the country. Their living standards will rise. They will experience a much better life after earning higher incomes. अब थोड़ा सा हम जाते हैं इसका एक्सचेंज रेट पे. शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रेजेस प्राइस लेवल. ठीक है, चलें फिर इसको हाँ यूं कर लेते हैं, इसको एक इफ कंडीशन लगाते हैं. इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, आवर करेंसी विल अप्रिशिएट. Appreciated currency will result in lower cost of imports and imported raw materials, which will reduce cost push inflation in the country. ये आपने फायदे कर लिए. अभी तक कोई इंशाल्लाह मिल जाएंगे अगर उसमें अपवर्ड अपवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट जो मैं भूल गया था वो भी शामिल कर दें. एप्रिसिएशन के रिजल्ट में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो रही है ना. नहीं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. या वो उसको देखो अभी फिलहाल. कीप योर फोकस ऑन इन व्हाट वेज राइज इन एग्रीगेट डिमांड बेनिफिट्स एन इकोनॉमी. एग्रीगेट डिमांड पे जब बाहर शिफ्ट होता है, सिंपली उसके कंपोनेंट्स में कोई इंजेक्शन आया था, नेशनल इनकम बढ़ेगी, रियल जीडीपी बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, अपवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, फर्म्स एक्सपैंड करेंगी एक्स्ट्रा डिमांड को मीट करने के लिए, उन्हें वर्कर्स चाहिए होंगे, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से इनकम्स बढ़ेंगी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बढ़ेंगे. द होल इकोनॉमी विल गो थ्रू अ ग्रोथ पीरियड. समझ आ गया. अब मैंने एक एडिशनल बताया था कि इफ एग्रीगेट डिमांड वाज ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, rise of aggregate demand was due to increase in demand for exports. Our currency will appreciate. Appreciated currency will means imported goods and raw materials will become cheaper and may reduce the cost push inflationary pressure. अब समझ आ गया अब्दुल अहद, सबको समझ आ गई बात कि कैसे उसको हमने इफ कंडीशन पे जस्टिफाई किया. आपकी आवाज नहीं आई सही. ओके, अब हम उल्टा चलते हैं जी. क्या क्या मसले आएंगे आप लोग बताना शुरू कर दें. हम्म. हाँ, कॉन्फिडेंस से बताओ. व्हाई आर यू स्टटरिंग. शाबाश. Rise in aggregate demand not matched by increase in aggregate supply due to economy being closer to full employment will cause demand pull inflation. और क्या मसले आएंगे एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से. जब इनकम्स बढ़ेंगी तो क्या मसला आएगा. यस यस यस, वेरी गुड. राइज इन इनकम, इसको कंप्लीट कर लेते हैं. राइज इन इनकम में लीड टू more imports because imports are luxury goods. Their demand is income elastic. People will buy a lot of imports. Current account of balance of payment may go into deficit. ठीक हो गया. अब एक आखिरी कर लेते हैं, वैसे हमारा काम तकरीबन हो चुका है. उसके रिजल्ट में आते हैं बिल्कुल. हाँ वो इन्फ्लेशन का मसला है. वो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से रिजल्ट में जो इन्फ्लेशन आई है उससे करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता है. एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई महंगाई की वजह से और इम्पोर्ट सस्ती हो गई. एक मैं और करवाना चाह रहा हूँ एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का नुकसान इकोनॉमी को. बताएं कोई और बच्चा जहन में आ रहा है कुछ. um, नहीं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली अब गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, स्पेंडिंग भी कम करनी पड़ेगी, बजट सरप्लस कर सकते हो, डेफिसिट ना करो. रीजन है ना वो तो. रिजल्ट. Yes, externalities. Aggregate demand बढ़ी थी due to more production, more consumption. As a result, pollution, external cost, congestion might increase in the economy and living standards may fall. ये 8 मार्क आपके इंशाल्लाह कोई नहीं काट सकता. अब जो मुझे फिक्र है वैल्यूएशन की, वो यहाँ पे बच्चे इसी बेस पे भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में बेस्ट इवैल्यूएशन है आप एक डायग्राम बना लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाला. मैं आपको एक बार बना के दिखा भी देता हूँ जस्ट फॉर 100% क्लोजर कि सब बच्चों को समझ आ जाए. उसके बाद जो है इसकी हम आंसर को
डिफरेंट एग्रीगेट डिमांड। आप बार बार प्राइसेस बोल रहे हो, एक मार्क भी नहीं मिलेगा अगर आपने लेबल गलत कर दिए। फातिमा बी वेरी केयरफुल, शाबाश। मुझे आप लेबल करवाओ फातिमा, क्या लेबल करूं? वाई एक्सेस पे प्राइस लेवल, और एक्स एक्सेस पे, यही तो गलती करते हो, रियल जीडीपी। एक मार्क नहीं मिलेगा अगर दोनों में से एक गलत कर दिया। ये मैक्रो का ग्राफ है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को 3 पॉइंट्स बनाएं, परफेक्टली इलास्टिक, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर इन इलास्टिक, क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट, और फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, बीइंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, पीपीसी पे पहुंच गए हो। तो ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, एक बनाओ बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट एडी जीरो, इक्विलिब्रियम आया यहाँ, प्राइस लेवल ये, और नेशनल इनकम ये। अब जी एग्रीगेट डिमांड अगर इसी इलास्टिक पार्ट में बढ़ी थी तो इकोनॉमी को सिर्फ फायदा हो रहा है, कोई महंगाई नहीं आ रही, सिर्फ आउटपुट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। अलबत्ता जब वो इन इलास्टिक पार्ट में एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर शिफ्ट होता तो इक्विलिब्रियम 2 पे देखो, महंगाई भी आ रही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लेकिन साथ साथ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, Y2। और अगर आखिरी वाला सिर्फ परफेक्टली इन इलास्टिक पार्ट में एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होता तो इक्विलिब्रियम 3 पे देखो, सिर्फ महंगाई आ रही है और आपका करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रहा। सो आप इसको ग्राफ बना दें, अगर फुल कॉन्फिडेंस है, हमने बहुत दफा किया, होना चाहिए, नहीं है तो आप बोल दें it will depend on the relative intersection of aggregate supply and aggregate demand. If economy goes below full employment, rise in aggregate demand will only bring benefits and there will be no inflationary pressure. But if we were close to or on full employment, inflation will rise and GDP may not rise much at all. It will be more dangerous for the economy. समझ आ गया बच्चों या कोई क्वेश्चन? यस, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ही ग्राफ है। यस जी, किसी बच्चे को इसमें, गुड गुड, बताएं जी, इसके अलावा किसी और बच्चे को प्रॉब्लम? शहूद को मैंने 2 बार एंटर किया है। शहूद 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 3, इसलिए तो मसला हो रहा है। इसे कहो मैं अगर सबको एंटर कर लिया तो इसका सारी मीटिंग मेरी खराब हो जाएगी, एक बार दोबारा करें, मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है? अब मैं एंटर कर देता हूँ। शहूद एक बार जब आप भेजते हो ना लिंक, बार बार ना भेजा करो वरना मीटिंग खराब हो जाती है, जस्ट थोड़ा वेट किया करो, आई लेट यू एंटर। चलें जी, ये हो गया ग्राफ। किसी को इसमें प्रॉब्लम, एनीवन? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैंने क्या किया था? हम्म, ओके, rise in aggregate demand, benefit will depend on where does it intersect with long run aggregate supply curve. If it was in the elastic part where economy was below full employment, only output and GDP will increase, employment will increase, there'll be no inflationary pressure. But if the economy was on the inelastic part of long run aggregate supply curve, meaning close to or on full employment, then inflationary pressures will be higher than increase in GDP. समझ आ गया जुर्वा? एक बच्चा कुछ पूछ रहा था, सॉरी आई स्टॉप यू, बोले। बता दिया ना अब तो, ठीक है। एक्सटर्नल कॉस्ट सिर्फ ये देखो बेटा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, इसका क्या मतलब है? प्रोडक्शन ज्यादा होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी, फैक्ट्रियां धुएं उगलेंगी, एज अ रिजल्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन, कंजेशन ऑन द ट्रैफिक, ऑल दैट, ये सब कुछ आएगा ना। या तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द मार्क स्कीम। कभी कभी कैम्ब्रिज को डिफरेंट एंगल की बात कर रहे थे तो बेहतर है कि हम उसको भी कवर कर लें, एंड वी डोंट रिग्रेट इट लेटर। यस जी, ये आ गया। यस, फॉर एनालिसिस ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्रीगेट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, 4 मार्क्स। अब नॉलेज का भी इसमें आ गया। फॉर एनालिसिस ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स फॉर एन इकोनॉमी इफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, good answer should consider firms, government, consumers, workers. Benefits of increase in aggregate demand may include economic growth, higher employment. Problems may include inflation, current account deficit.
फॉलो कर रहे हो? तकरीबन वही स्केच है जो हमने किया है। ठीक है ना? यस। बेटे देखो, अगेन साफिया, बी कॉन्फिडेंट नाउ। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ मुझे ग्राफ बना के दिखाओ। अगर आपने सही कर दिया है तो कोई इशू नहीं है। किसी जगह पे क्वेश्चन ने नहीं कहा हुआ कि ग्राफ बनाओ। सो यू नॉट obliged टू मेक इट, यू नॉट रिक्वायर्ड टू मेक इट। बना दे तो दी बेस्ट है। समझ आ गया बच्चों सबको? बेटे हमने किया क्या है? हमने सारा गवर्नमेंट के एम्स की बात की है। ये गवर्नमेंट पे इफेक्ट आ गया। कंज्यूमर्स ने इंपोर्ट ज़्यादा की, इनकम ज़्यादा होने से उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाए हमने, वर्कर्स की जॉब्स करवाई, तो और क्या किया हमने? ज़रूर कर सकते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो उनका बजट सरप्लस में चला जाएगा, फिस्कल डिविडेंड आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि यू कैन कीप राइटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट एज लॉन्ग एज यू राइटिंग लॉजिकल। इररेलेवेंट बात का वो कोई मार्क आपको नहीं देंगे। अब 4A हमने कल नहीं किया था बिकॉज इट इज काइंड ऑफ, या कर लिया था हमने। फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम्स यूनियन का डिफरेंस हमारे कोर्स से निकल गया है। लेकिन दूसरा पार्ट, एक्सप्लेन टू रीजंस व्हाई कंट्रीज मूव टुवर्ड्स टैरिफ फ्री ट्रेड, ये आप कर सकते हैं। ये हमने कल कर लिया था ना मेरे ख्याल में। बताइए बेटे कोई। नहीं? अच्छा। सबसे पहले तो मैं आपको वैसे एहतियातन बता दूं, फ्री ट्रेड एरिया इज वन वेयर मेंबर कंट्रीज remove all barriers such as tariffs, quotas, etc., and trade freely between each other. Customs Union is one step ahead of free trade area when member countries of a bloc not only free trade between themselves, they also impose a common external tariff on trade from outside the bloc. But आपको इस पे नहीं पूछा जाएगा। दो रीजन बता दें जी, कंट्री टैरिफ फ्री ट्रेड क्यों करते हैं। फ्री ट्रेड के दो फायदे वेल एक्सप्लेन चाहिए। आप उल्टा जा रहे हो। बेटे फ्री ट्रेड एरिया कस्टम यूनियन से कैसे डिफरेंट है? आपको तो आना चाहिए फातिमा, ये A2 में तो आ गया ना अभी ये। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वो जो हमने आखिरी चैप्टर ग्लोबलाइजेशन का। यस बेटे। आपस में कोई टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन बाहर से, दुनिया से कहीं से भी अगर कोई इंपोर्ट आएगी, उस पर कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा देंगे। ठीक हो गया? मसलन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एक अपना बनाएं कस्टम्स यूनियन, आपस में कोई टैरिफ कोटा कुछ नहीं होगा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। लेकिन चाइना से, अमेरिका से कुछ भी सामान आएगा, उस पर 10% हर कंट्री में एंटर होने से पहले लेट से टैरिफ लगा दिया, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। ये फर्क है फ्री ट्रेड एरिया में। सिर्फ फ्री ट्रेड हो रही है आपस में, कोई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ नहीं, हर कंट्री अपना अपना टैरिफ लगा रहा है। कस्टम्स यूनियन में हर कंट्री एक ही टैरिफ यूज कर रहा है पूरे ब्लॉक के लिए। फातिमा समझ आ गई आपको? हाँ जी, तो मुझे बताएं जी, फ्री ट्रेड के दो अच्छे से फायदे। हमने बहुत दफा ये क्वेश्चन किया हुआ है। वेरी गुड अब्दुल्ला। बोले बोले। शाबाश, बहुत अच्छा इन्होंने किया जी। कि फ्री ट्रेड फोर्सेस डोमेस्टिक फर्म्स टू बिकम मोर efficient as they face cheap and good quality imports coming into their country. They have to work on their comparative advantage, specialize, reduce their cost of production, improve their quality so that they can stay competitive in international markets. Very good Abdullah, all three. Anyone else जी? इसी तरह का पहले फायदा। यस बेटे हमना। बात तो ठीक है लेकिन बड़ा छोटा सा पॉइंट है, इसको इतना मजा नहीं आएगा। और कुछ बताएं, फ्री ट्रेड के बहुत फायदे हमने पढ़े हुए हैं, कंज्यूमर्स के एंगल से सोचें। यस। यस।
हाँ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज भी जरा वीक पॉइंट है, कर सकते हैं, लेकिन मार्केट ढूंढ रहा हूँ तो मुझे अनसब का पसंद आया है। एज अ रिजल्ट ऑफ फ्री ट्रेड, अनसब कौन सा पॉइंट लिया था आपने? Yes, lower prices, good quality imports will be available to consumers all over the world. Their choice will increase. They will become more sovereign. As a result, their living standards will rise. But थ्री जब वो कहते हैं ना सिर्फ दो फैक्टर्स, दो रीजंस, तो फिर हमें वो फैक्टर चूज करने हैं। जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज वाला स्ट्रांग था, फैक्टर इंडाउमेंट वाला स्ट्रांग था, या कंपटीशन की वजह से फर्म्स का एफिशिएंट हो जाना वो स्ट्रांग था। इस तरह की चीजें लिया करो बेटे। समझ गए हम ना? आपका वो दो मार्कर था, मैं 3 मार्क्स देना चाह रहा था। डिमांड पुल तो कम नहीं होंगे किसी तरीके से भी, कॉस्ट कुछ कम हो जाएगी जब टैरिफ फ्री ट्रेड होगी। नहीं, कैसे मेरा बेटा? आपकी सिर्फ इंपोर्ट सस्ती हो रही है और आपकी एक्सपोर्ट्स भी सस्ती हो रही है। उनकी डिमांड बढ़ रही है। मुजफ्फर मार्क नहीं मिलेगा, डोंट गो ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन प्लीज, इसलिए मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ। ये पॉइंट कोई इकोनॉमिक्स एग्जामिनर वैलिड नहीं मानेगा, बिकॉज इसमें आपको दो पेजेस लिखने पड़ेंगे जो जस्टिफाई योर पॉइंट। सो फॉर 3 मार्क्स डू नॉट टेक सच अ रिस्क बेटे। आपको मैंने साफ साफ फ्री ट्रेड के पॉइंट्स क्या लिखवाए हैं, इसलिए हमना के पॉइंट्स मुझे पसंद आ रहे थे, दे वर जस्ट 2 मार्क वंस, इसलिए मैं उनको डिस्करेज किया। कंपैरेटिव एडवांटेज, स्पेशलाइजेशन, पहला फैक्टर इंडाउमेंट के मुताबिक उसको इकट्ठा कर लो, कंट्री अपने फैक्टर प्रोडक्शन के मुताबिक स्पेशलाइज करेंगे, वो फायदा होगा। फ्री ट्रेड होगी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ते मिलेंगे, चॉइस बहुत होगी फर्म्स के लिए बाहर से मंगवा के अपने आप को एफिशिएंट करने की। फ्री ट्रेड होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, फर्म्स अपने आप को एफिशिएंट करेंगी, कंपैरेटिव एडवांटेज बनाएंगी अपना, ताकि वो क्वालिटी अच्छी करके कॉस्ट कम करके इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर सकें। अब कहीं पे भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन गिरने की बात यहाँ पे नहीं समझ आ रही मेरा बेटा। आई यू अंडरस्टैंडिंग मुजफ्फर? किसी टेक्स्ट बुक में निकाल लो, आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन का इससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं मिलेगा। यस, इसको करना पड़ेगा आपको जस्टिफाई कि एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन साथ इंपोर्ट्स की तो बढ़ रही है। फिर एक्स माइनस एम कॉम्पोनेंट कंफर्म तो नहीं है ना कि क्या हो रहा है? सही है ना? तो बहुत कंफ्यूजिंग सा आंसर बन जाएगा, इलास्टिसिटी को बीच में लाना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। जी, क्वेश्चन नंबर 4 बी, इट्स अ टफिश क्वेश्चन। मैंने किसी बच्चे को ये फॉरवर्ड किया था आंसर करके पूरा डिटेल में। कैन समबडी टेल मी, जुर्वा थी कौन था जिसको मैंने ये पूरा नेट इंपोर्ट, आपको मैंने क्या किया था, भेजा था आंसर, लिख के भेजा था ना प्रॉपर? आप प्लीज ये सिटी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं वहां से उठा के सब स्कूलों को फॉरवर्ड कर दूंगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है वो? डिस्कस द व्यू दैट गेन्स फ्रॉम टैरिफ फ्री ट्रेड आर ग्रेटर फॉर कंट्रीज हु आर नेट इंपोर्टर्स देन फॉर कंट्रीज हु आर नेट एक्सपोर्टर्स। तो सबसे पहले तो हमने टैरिफ फ्री ट्रेड को पिछले में कर लिया था, तो हम इसमें बताएंगे व्हाट आर नेट इंपोर्टर्स एंड व्हाट आर नेट एक्सपोर्टर्स। नेट इंपोर्टर्स वो कंट्रीज हैं जो ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। ज़्यादा इंपोर्ट रिलायंट कंट्री हैं, अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए वो ज़्यादा इंपोर्ट्स पर रिलाई कर रहे हैं। तो नेट एक्सपोर्टर्स कौन से हैं? जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जैसे वियतनाम है, बैंकॉक है, चाइना है, थाईलैंड सॉरी है, चाइना है। ये लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट्स कम करते हैं। दे गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड बाय एक्सपोर्टिंग मोर। तो अब इसमें वो पूछ रहा है अगर टैरिफ फ्री ट्रेड आ जाए, किन पे इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा? ऑफ कोर्स नेट एक्सपोर्टर्स पे, लेकिन इसका पूरा आंसर मैंने हमना को भेजा हुआ है, तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। एवरीवन क्लियर जी? सॉरी, कैसे? टैरिफ फ्री ट्रेड से जिनकी इलास्टिक होगी उनको बेनिफिट होगा, लेकिन अगेन ये क्वेश्चन फर्क है मेरा बेटा थोड़ा सा, आप कॉन्सेप्ट गलत ले रहे हो। अगर प्राइस कम हो, किसको फायदा होता है? जिसकी डिमांड इलास्टिक हो, प्रोपोर्शनली क्वांटिटी एक्सपोर्ट्स की ज़्यादा बढ़ेगी, प्रोपोर्शनली इंपोर्ट से आप ज़्यादा स्विच अवे करेंगे। लेकिन जो कंट्री नेट इंपोर्टर्स थे उनको तो उसमें नुकसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन आपको भेजता हूँ।
ऑलराइट बच्चों, दिस इज पेपर डन। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है जी? हमारे पास कोई 15-20 मिनट है। आप मुझे बताएं, कोई सर्टेन टॉपिक करवा दूं जिसमें ज़्यादा इशू आ रहे हैं, या अगला पेपर स्टार्ट करवा दूं? टोटली योर कॉल। बेटे वो A2 का है, सो वी कांट डू इट इन दिस क्लास। जी बेटे, बताइए और क्या इसमें सजेशन है? यस बेटे। मोइज ने क्वेश्चन भेजा था, वो करवा दूं? एक सेकंड जी, मुझे तो बहुत सारे मैसेज आ गए, मैंने देखे नहीं है। एक सेकंड। खैर ये सारे वही बच्चे हैं जो क्लास में लेट मी सी। कि कोई बच्चा वेट तो नहीं कर रहा एंटर होने के लिए? नहीं। सो इट वाज प्रॉब्ली अर्लियर। जी। मोइज ने कोई क्वेश्चन भेजा है, मैं क्वेश्चन के ग्रुप से निकाल के अभी जल्दी से देखता हूँ। जी, कौन सा क्वेश्चन है ये? मैंने भेज तो दिया आंसर बेटे उसका। ये मैंने आंसर भेज दिया बेटे। आपको लिखा हुआ आंसर समझ नहीं आया? देन इट्स अ वरी। गो थ्रू इट अगेन और मुझे आपने समझाना है इस आंसर को। बेटे सिंपली डंपिंग से बचने के लिए करते हैं प्रोटेक्शनिज्म, अपना करंट अकाउंट ठीक करने के लिए करते हैं बेटे। इस तरह क्या कर रहे हो जैन? जैन दैट्स नॉट द वे टू गो बेटे। आपने पढ़ने की जहमत नहीं की, मुझे लगता है। मैं पढ़ देता हूँ आपको साथ में, अभी देखना सारा समझ आएगा। क्वेश्चन वॉज ये ये क्वेश्चन था शायद जी। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड। There has been a, despite the benefits of free trade, there has been a recent increase in protectionism by some developed and some developing countries. Discuss the possible reasons for this increase. तो क्या कह रहे हैं? फ्री ट्रेड के बेनिफिट होने के बावजूद डेवलप्ड कंट्रीज भी और डेवलपिंग कंट्रीज भी पहले से ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये एक पुरानी बात है, अब नहीं ऐसा हो रहा। खैर, पहले ज़्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो इसकी पॉसिबल रीजंस क्या है वो आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो बेटे, बहुत साफ साफ आंसर है। Despite the benefits of free trade, there has been an increase in protection. Question तो sorry, there are several reasons why there has been an increase in protectionism by both developed and developing countries. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जयान ये बताएं, प्रोटेक्शनिज्म के फायदे क्या होते हैं? यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। करंट अकाउंट को बेहतर करने के लिए, डंपिंग से बचने के लिए, बस थोड़ा सा कहते जाओ डेवलप कंट्रीज में यूज दैट, डेवलपिंग कंट्रीज में यूज दैट। आंसर वही है आपका। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। डिस्पाइट द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड, देयर हैज बीन इंक्रीज इन प्रोटेक्शनिज्म बाय बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डिस्कस द रीजन फॉर दिस इंक्रीज। क्यों डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज पहले से ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं? Why are developing countries protecting themselves from international trade? Why are developed countries protecting themselves from international trade? समझ आ रही है बात? इसमें फ्री ट्रेड का कोई ताल्लुक नहीं है। ऊपर उसने कहा है कि फ्री ट्रेड के बड़े फायदे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्शनिज्म क्यों कर रहे हैं? तो क्वेश्चन ये नहीं है कि फ्री ट्रेड के क्या फायदे हैं। आर यू गेटिंग इट फासिया? मार्क्स स्कीम क्या कह रही है? Simply वो कह रही है that considers the any reasons that developing economies might adopt protection policies, that considers any reasons 4 marks के लिए that developing economies might adopt protection policies। समझ आ रही है? 4 मार्क्स के लिए डेवलपिंग कंट्रीज क्यों प्रोटेक्शन करेंगे, 4 मार्क्स के लिए डेवलप कंट्रीज क्यों प्रोटेक्शन करेंगे? समझ आ गया? श्योर, आई फॉरवर्ड द क्वेश्चन एंड आंसर। इसको थोड़ा सा मैंने जल्दी से लिखा था, लेट मी सी इफ आई हैंडल एवरीथिंग प्रॉपर्ली। um, ये मोइज को पता होगा, ही वाज डूइंग दिस पेपर। मोइज कौन सी ईयर का है? मोइज क्लास में नहीं है। आई डोंट नो बेटे।
जरा पुराना ही लग रहा है, 20 या 19, बिकॉज 21 तक तो हम पहुंच चुके हैं तकरीबन। अच्छा, फिर आई एम नॉट श्योर किस ईयर का है, लेकिन रिसेंट है, बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है। यही मजे की बात है, ये सारे फैक्टर्स यूनिवर्सल हैं। आप कोई भी बचाओ ना, सही आंसर जाएगा। कुछ समझ आ रहा है अब्दुल्ला? क्योंकि आपको कभी क्लास में नहीं पढ़ाया गया डेवलपिंग कंट्रीज क्यों प्रोटेक्ट करते हैं या डेवलप क्यों करते हैं। दोनों की प्रोटेक्शन के रीजन सिमिलर है। ये अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इस तरह करो फिर। समझ रहे हो ना? आप कह सकते हो अ डेवलप्ड कंट्री may have more sunset industries because they're moving to tertiary sector, इस तरह करके कर सकते हो। to protect those industries which are declining, they might use protectionism to protect massive unemployment। अब बात समझ आ रही है? या इस तरह करके थोड़ा सा कस्टमाइज करना है। अब इस आंसर को पढ़ लीजिएगा, इन्हीं के साथ आप किसी में डेवलप लगा दें, किसी में डेवलपिंग लगा दें, सारा आंसर आपका ठीक हो जाएगा। मैं एक बार पढ़ देता हूं कि मैंने कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स लिए। पहले मैंने लिया है प्रोटेक्शन फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को वोट्स चाहिए होते हैं, तो अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म क्यों कर रही होती है कि हमारी ये इंडस्ट्रीज में जॉब्स ना छूटे। पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ये ना हो कि जी हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा फैल जाए, हमारे वोट टूट जाए, हमारे इलेक्शन में पॉपुलैरिटी कम हो जाए, तो लेट्स प्रोटेक्ट आर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इकोनॉमिक प्रेशर्स, जैसे अगर एक कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी या ट्रेड डेफिसिट काफ़ी अरसे से चल रहा था, चाहे डेवलप था चाहे डेवलपिंग था, तो उसकी गवर्नमेंट डेफिनेटली टैरिफ्स लगाएगी, अदर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, ताकि डोमेस्टिक जॉब्स बचाई जाएं। इसी तरह अगर कोई हार्मफुल गुड्स, डीमेरिट गुड्स सच एज वेपन्स, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वगैरह, ये सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, हार्मफुल नहीं, स्ट्रेटेजिक गुड्स जो आपके कंट्री के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं या बेसिक फूड स्टफ हैं या वेपन्स वगैरह, ऐसी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट्स हमेशा डेवलप में भी और डेवलपिंग में भी प्रोटेक्ट करती हैं। जी मेरा बेटा। हमारे कंट्रीज में, क्योंकि हम प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं और टर्शरी एंड सेकेंडरी इंपोर्ट करते हैं, बड़ी महंगी हमारी इंपोर्ट्स होती हैं। एक गाड़ी खरीदने के लिए हमें कई खेतों का आम बेचना पड़ता है, इसलिए हमें हमेशा डिसएडवांटेज रहता है इंटरनेशनल ट्रेड में। अच्छा जी, उसके अलावा डंपिंग, ये आप डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लिख सकते हो। मेनी डेवलप्ड कंट्रीज यूज प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अगेंस्ट कंट्रीज लाइक चाइना फॉर द एलिगेशन ऑफ डंपिंग, बिकॉज दे फेल्ट चाइना इज सेलिंग एट बिलो देयर कॉस्ट एंड आवर लोकल फर्म्स विल नॉट सर्वाइव अगेंस्ट चाइनाज डंपिंग। तो ये इस तरह करके बेटे पॉइंट पकड़ो और साथ बस एम डेवलप्ड और डेवलपिंग के साथ करते जाओ, कोई इश्यू नहीं है। समझ आ गई बात? सॉरी, एंगल चेंज है, आपको उसने थ्रो ऑफ कर दिया। एवरी किड स्टार्टेड थिंकिंग डेवलपिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज में कैसे करूंगा। बेटे देखो, आप मुझे एक बात बताएं, अगर वो कहे आप अगर कहें व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस आर फेस्ड बाय पीपल इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज में भी बुखार भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, लेकिन डेवलपिंग में ज्यादा चांस है, यहाँ सफाई नहीं है। फॉलो कर रहे हो ना? तो डिजीजेस सारी दुनिया की कॉमन है, लेकिन किस में ज्यादा होने का चांस है, थोड़ा सा लॉजिक अगर यूज कर जाओ, दैट्स ऑल। जी बेटे अब पूछिए। आई थॉट कपल ऑफ क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे थे, लेकिन मैं कर दूंगा बेटे, अभी अभी फॉरवर्ड कर दूंगा आपके ग्रुप में। नहीं कैसे, वो तो आपकी बिल्कुल ही मिस इंटरप्रिटेशन थी दो बच्चों की। मुझे बताओ कहाँ पे उसने कहा है फ्री ट्रेड के एडवांटेज बताओ। 4B को देखो। Despite the benefits of free trade, there has been a recent increase in protectionism by some developed and some developing economies. Discuss the possible reasons for this increase. डेवलप्ड कंट्रीज क्यों ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, डेवलपिंग क्यों ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स या इस तरह की बात तो आती नहीं है ना मेरा बेटा। आई यू गेटिंग द पॉइंट नाउ? इसमें बिल्कुल वो एंगल गलत था। वो बिल्कुल आप ऑफ कोर्स हो जाता है बेटे, बच्चे गलत कर जाते हैं,
but try and stay, as level headed as possible and as confident as possible. जी मुझे बताइए। यस बेटे। जी बेटे, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन मींस क्वालिटीज ऑफ टैक्सेस। एक अच्छा टैक्स क्या होता है? जिसमें इक्विटी हो, फेयरनेस हो, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू पे हो। समझ आ गया? पहला पॉइंट इक्विटी, फेयरनेस। दूसरा, उसका रेवेन्यू सर्टेन हो। समझ रहे हैं? उसका रेवेन्यू सर्टेन हो। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बड़े अच्छे टैक्सेस के, उसका बड़ा सर्टेन रेवेन्यू गवर्नमेंट को, क्योंकि कोई उसको इवेड नहीं करता। जिसने भी चीज़ खरीदी, पे करना ही पे करना है, प्रोड्यूसर ने भी, कंज्यूमर ने भी। साथ में पहली चीज़ इक्विटी एंड फेयरनेस, दूसरी चीज़ सर्टेनिटी, फिर कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अच्छा टैक्स वो जिसको चीप हो कलेक्ट करना, ये ना हो कि टैक्स के अमाउंट से उसकी कलेक्शन कॉस्ट बढ़ जाए। इसमें भी इनडायरेक्ट टैक्सेस अच्छे हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में से कौन से फेयर हैं, कौन से इफेक्टिव है। ये कैनन्स पे क्वेश्चन था। फॉलो कर रहे हो फातिमा? हाँ, इसी तरह आप कर सकते हो जी कि कितना ट्रांसपेरेंट है टैक्स। यानी टैक्स पेयर को पता है मैं क्यों टैक्स दे रहा हूँ इतना और कितना दे रहा हूँ। और गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह बड़ी क्लियर होनी चाहिए, इजी टू यूज होनी चाहिए, इजी टू पे होना चाहिए, टैक्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ऑल क्लियर जी? ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? इसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो बता दें। जी मैं बताता हूँ आपको। Overall, the free trade has many benefits. The rise of protectionism suggests that there are also significant challenges and concerns that need to be addressed. Finding ways to balance the balance of free trade with the legitimate concerns of various stakeholders will be the key to promoting global economic growth and stability. मकसद, इस आसान वर्ड्स में इसका मकसद क्या था कि फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स के बावजूद हम प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई इंडस्ट्रीज को हेल्प की जरूरत होती है सनराइज एंड सनसेट को। कई इंडस्ट्रीज आर टू इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्रीज सर्वाइवल, लाइक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, ठीक है ना? इसी तरह कई कंट्रीज जो ग्रोथ की फेज में जा रहे हैं, ठीक है, वो वक्ती तौर पे प्रोटेक्शनिज्म हटाते हैं ताकि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल उनको सस्ते मिल जाएं। लेकिन जो ग्रो कर चुके हैं वो प्रोटेक्शनिज्म करते हैं ताकि अपनी इंडस्ट्री को बचाएं। ये चीज हो रही है। जी बेटे। नहीं, जनरल नॉलेज पे हरगिज नहीं है। अगर आपको डंपिंग का नहीं पता, अगर आपको सनसेट सनराइज इंडस्ट्री का नहीं पता, करंट अकाउंट नहीं, ये अगेन जनरल नॉलेज नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्सेप्चुअलिटी है कि भाई उसका परेशान हुए बगैर एडजस्ट कर सके आंसर को ग्लोबल लेवल पे। जी बेटे, आप क्या पूछ रहे हैं? कौन बच्चे हैं? बहुत अच्छे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल कंसर्न्स किया था। मैंने जरा केयरफुली बात की। लेकिन इसमें आप ये बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स की वजह से, वॉर्स की वजह से भी प्रोटेक्शनिज्म डेवलप्ड कंट्रीज ने कई कंट्रीज खिलाफ की है, सच एज ईरान, एंड आपके काफी सारे कंट्रीज खिलाफ इन्होंने की थी, नॉर्थ कोरिया वगैरह। ये चक्कर। एनीथिंग एल्स जी? ओके, एवरीवन टोटली क्लियर ऑन दिस टॉपिक? अच्छा, अब मेरी बात सुने। आपको फिलहाल हमेशा ये होता है हर साल, और इस साल चॉइस कम है तो ज़्यादा हो रहा होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन ट्रिकी वाला फिल्टर इन होता है। लेकिन इंशाल्लाह आपको सेक्शन बी में भी और सी में भी एक क्वेश्चन रिलेटिवली वेरी डुएबल मिल जाएगा, जिन बच्चों की रिवीजन अच्छी है और इतनी प्रैक्टिस की हुई है। अब ये नहीं होगा कि उनको कोई बिल्कुल ही स्टम्प कर दे क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन आपको रिलेटिवली ईजियर मिलेगा, एक रिलेटिवली टफर मिलेगा। मेक अ स्मार्ट चॉइस। फर्ज किया एक क्वेश्चन का सेक्शन ए बहुत आपको अच्छा, पार्ट ए बहुत अच्छा आता है, पार्ट बी जरा श्योर नहीं है, दूसरे का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों रीजनेबली अच्छे आते हैं, वो अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि आपका ओवरऑल स्कोर दोनों से मिला के आएगा। जस्ट बी वेरी वाइज इन चूजिंग द क्वेश्चंस, एंड इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। डू एन एक्सपेरिमेंट। सारे पुराने पेपर जो कर रहे हो उठाओ, तीन में से दो, चार में से दो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। Now it's time to develop your confidence, and of course the effort is going on. बस confidence बढ़ाओ, inshallah you'll be fine.
जी, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई क्लोज माय क्लास, क्योंकि अब तो सेक्शन ए भी नहीं हो सकता अगला, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ऑलराइट जी, सो आई एम क्लोजिंग द मीटिंग एंड रिकॉर्डिंग मैं लगा